प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, हम सबके ध्यान में आया कि किस तरह से पूजा खेतकर ने अनियमितता करके फर्जीवाड़ा करके आईएएस बनी। पूजा खेतकर के मामले में दो कोण पे से विचार करना चाहिए। एक पहला एंगल तो उनकी फर्जीवाड़ा का है, दूसरा उनके आईएएस जो प्रशिक्षु आईएएस हैं उनकी पोस्टिंग जब हुई तो किस तरह से उनके पास ऑडी कार आया, और वो भी किसी निजी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है वो ऑडी कार। तो क्या ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है? इस पर भी एक विचार करना चाहिए। दरअसल साथियों, आईएएस का भारतीय प्रशासनिक सेवा है, और जो भी अधिकारी का चयन होता है उनमें से शायद ही कोई अपवाद होगा जो भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, घूसखोरी से मुक्त होगा। जो अब प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किस तरह से भारत को खोखला कर रहे हैं, ये एक विचार करने का समय आ गया है। पूजा खेतकर न सिर्फ ओबीसी का सर्टिफिकेट हासिल करने में फर्जीवाड़ा की, क्रीमी लेयर की सीमा में आने के बाद भी उनका तो आमदनी करोड़ों में है। तो एक तो ओबीसी का सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिल सकता था, उन्होंने हासिल किया। दूसरा, विकलांगता के सर्टिफिकेट में भी वो उन्होंने फर्जीवाड़ा किया। और तीसरी बात कि जो वो कोई भी व्यक्ति अधिकतम 9 बार ओबीसी वर्ग से अगर आता है तो वो अधिकतम 9 बार आईएएस के एग्ज़ाम में बैठ सकता है, वो 11 बार बैठी। इसके अलावा वो नाम भी कई बार बदली, कभी अपने नाम में पिता का नाम जोड़ी पूजा दिलीप खेतकर, कभी अपने माँ का नाम जोड़ी उसमें पूजा मनोरमा खेतकर। फिर वो हस्ताक्षर भी बदलने का शिकायत है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। फर्जीवाड़ा एक एंगल से नहीं है, फर्जीवाड़े में फर्जीवाड़ा घुसा हुआ है। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सिर्फ पूजा खेतकर के बस की बात थी? क्या इसमें संघ लोक सेवा आयोग के लोगों की मिलीभगत नहीं होगी इसमें? क्या ये मोदी की गारंटी इसमें भी है फर्जीवाड़े में कि तुम फर्जीवाड़ा करके आगे बढ़ो, इस बात की भी गारंटी मिली हुई है? क्या इस तरह से एक अकेले पूजा खेतकर है? ये तो फर्जीवाड़ा करने का एक पहलू है, सिर्फ है ये। तमाम फर्जीवाड़े इस तरह से होंगे उसमें। ऐसी भी खबरें आती हैं कि बहुत से जो चल फिर सकते हैं वो भी विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। विकलांगता के कई आयाम है। पहली बार सुने कि कोई मानसिक रूप से मानसिक विकलांगता वाले भी आईएएस में भर्ती होते हैं। आखिर ये कैसे विकलांगता का सर्टिफिकेट ये आसानी से पा जा रहे हैं? क्या इसमें उनके पिता का भी योगदान रहा होगा, सहयोग, जो एक पूर्व आईएएस, रिटायर्ड आईएएस हैं या सेवानिवृत्त होंगे, ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वाले भी हो सकते हैं। वो उनके पिता भी आईएएस थे और उन पे भी 2 बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, घूसखोरी का, और उन्हें निलंबित भी किया गया 2 बार। तो हो सकता है एक व्यक्ति के, पूजा के खेतकर के पिता आईएएस हों, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे होंगे केस।
कि जिनके पिता भी आईएएस रहे होंगे, क्या उनमें से भी अधिकांश के साथ ऐसा हुआ, वो भी इस तरह के फर्जीवाड़ा करते हैं? और किस तरह से पूजा खेतकर का फर्जीवाड़ा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी खुद नहीं पकड़ पाई? क्या ये अपने आप में एक आश्चर्य का विषय नहीं है? ये तो पूजा खेतकर के व्यवहार के वजह से, उनके ऑडी कार में लगे लाल पीले बत्ती के वजह से, उनका जो वहाँ के अपने सीनियर थे उनके चैम्बर को जबरदस्ती हथिया लेने के वजह से जब सुर्खियों में आई, तो वहाँ के कई समाज सेवी और कई आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार जब इसमें पीछे पड़े तो ये बात उजागर हुई। तो यूपीएससी इस तरह की धांधली को क्यों नहीं पकड़ पाई? क्या ये अमृतकाल का यूपीएससी होने की वजह से ऐसा नहीं पकड़ पा रही है? क्या ये जानबूझकर ऐसा आरोप लग रहा है कि पूजा खेतकर की मां मनोरमा खेतकर भाजपा से जुड़ी हुई हैं, किसी बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना है? हो सकता है, संभव भी हो। क्या इस वजह से पूजा खेतकर को जानबूझकर उनकी फर्जीवाड़ा को पे नज़रअंदाज किया गया, आंख बंद कर ली गई उनकी फर्जीवाड़ा पे? साथियों, यूपीएससी में तो एक लेटरल एंट्री तक होने लगी है और कुछ जाति विशेष के लोगों को आईएएस बनाया जा रहा है। क्या आईएएस को, यूपीएससी को बिल्कुल से इस तरह से बना दिया जाएगा कि जो चाहे वो घुस जाए उसमें, चाहे जिसे चाहे उसमें घुसा दिया जाए अपने समर्थक लोगों को? इसके अलावा आईएएस लॉबी आज कितने भ्रष्टाचार में डूब गई है, ये किसी से छिपा नहीं है। हो सकता है इक्का दुक्का अपवाद हो जाए और वो अपने ज़िंदगी में घूसखोरी न किए हों, भ्रष्टाचार न किए हों, गलत नीति न बनाए हों, गलत फाइल पास न किए हों, ऐसे अपवाद में एक आधा शायद मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी नई नई बहाली के साथ ही इनका व्यवहार सामने आया, अपने लिए अलग चैम्बर की मांग करना जो कि प्रशिक्षु को नहीं मिलता, महंगी ऑडी कार, 4 छल्ले वाली ऑडी कार जिनकी कीमत करोड़ों में हो, ऐसे कार में लाल बत्ती लगा के घूमना, वो भी किसी निजी कंपनी। ये तो भ्रष्टाचार का ये दूसरा एंगल है। आखिर कितने धन की लालसा इन आईएएस अफसरों में है, इन नौकरशाहों में, जो इतने भ्रष्टाचार इतने गहरे बैठ गया है। आखिर इस पे कैसे अंकुश लगेगा? इस पे अंकुश लग भी पाएगा कि नहीं? यदि यूपीएससी के माध्यम से इस पे नहीं लग सकता है तो यूपीएससी में आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। इस नौकरशाही व्यवस्था में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है और इन्हें जो असीमित अधिकार दिए गए हैं इन नौकरशाहों को, जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं, जिसे लोक सेवा करने के लिए नहीं बहाल किया जाता था, भारतीयों पे शासन करने के लिए, ये मानसिकता आज भी इन प्रशासनिक अधिकारियों में मौजूद है। इसलिए हर व्यवस्था, हर कल्याणकारी योजनाएं लगभग फ्लॉप सी हो जा रही हैं इन प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार के वजह से। कुछ अच्छे होंगे, अपवाद है होंगे, वो सामान्य रूल नहीं हो सकता है। आज ये लोग
अपने इंटरव्यू में कई बार सुनने में आता है कि पूछा जाता है कि आप क्यों लोक सेवक बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। तो देश की सेवा के लिए, लोक सेवा के लिए। ऐसा कुछ रह नहीं गया, ये कहने भर को है। इनकी एक ही इच्छा होती है, लूट और लूट, लूट, सिर्फ और लूट। अभी बिहार में किस तरह से गुलाब यादव और जो कंठ साहब हैं आईएएस बिजली बोर्ड के चेयरमैन, उनके यहाँ भी ईडी का छापा पड़ा। किस तरह से नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का किस तरह से गठजोड़ हो चला है। किस तरह से सरकारी योजनाओं से धन लूटा जाता है और किस तरह से गुलाब यादव सरीखे जो नेता होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन प्रशासनिक अधिकारियों को, कैसे ये गठजोड़ बन गया है। आखिर सवाल उठता है कि पूजा खेतकर के पास ये ऑडी कार कहाँ से आई? क्या उनके पिता की कमाई की थी? वो निजी कंपनी का मालिक कौन है जिस नाम से वो ऑडी गाड़ी रजिस्टर्ड थी? क्या वो ब्राइब दिया गया, घूसखोरी से प्राप्त की गई वो कार थी? जांच का एक विषय यह भी होना चाहिए। और यूपीएससी का जो एक सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी इनके कागजातों की जांच के लिए, उसने सही पाया कि ये फर्जीवाड़ा करके यूपीएससी में 11वीं बार बैठी थी आईएएस की परीक्षा में, तो इन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया गया अब तक? ये सच है कि उन्होंने आदेश दिया है दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए, और एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया, लेकिन इन्हें तो बर्खास्त सीधे सीधे करना चाहिए। कैसे 11वीं बार बैठ गई? और एक सवाल ये भी उठता है कि किस तरह से ओबीसी कोटे का जो लाभ है, वो जो पहले से ऊपर उठ चुकी हैं, जो एक बार लाभ ले चुकी है, वो बार बार ले रही हैं और दूसरे लोग वंचित रह जा रहे हैं। जो क्रीमी लेयर के लोग भी हैं वो दोबारा किस तरह से घुस के इसका फायदा उठा रहे हैं। तो एक व्यापक बदलाव की जरूरत है यूपीएससी में, ताकि जो नौकरशाह है उनकी निष्ठा लोक सेवा में हो सके, आम जनों की सेवा में हो सके, सही मायने में वो लोक सेवक कहला सके, न कि वो लूट की भावना से, पद को एंजॉय करने की भावना से, शासन करने की भावना से वो इस सेवा में आए। यदि एक बदलाव नहीं हो पाता तो इसे भंग करना चाहिए, यूपीएससी को पूरी तरह से स्क्रैप करना चाहिए और कोई नई व्यवस्था के बारे में सोच के नई व्यवस्था लागू करनी चाहिए। सारी ताकतों का केंद्रीकरण इन नौकरशाहों में हो, आज भी बरकरार है जैसे अंग्रेजों के समय में था। तमाम राजनीतिक दलों का नारा यह होता है विकेंद्रीकरण, लेकिन जब तक इन नौकरशाहों के अधिकारों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, तब तक विकेंद्रीकरण का नारा तो एक रट्टू तेता की तरह एक मात्र स्लोगन भर होगा। ये भाजपा नहीं करेगी, लेकिन जो तमाम दूसरे दल हैं जो बदलाव की कामना करते हैं, उन्हें तो अपने ओर से ये मांग उठाना चाहिए। लेकिन दुख तो इस बात का है कि तमाम राजनीतिक दल, हम देख रहे थे नवीन पटनायक जी का किस तरह से हश्र हुआ एक पांडियन
राजनीतिक दल अब नौकरशाहों पे आश्रित हो गए। उनकी भी मंशा यही होती है कि सारे सत्ता का केंद्रीकरण उनके पास हो, और इसमें नौकरशाह सहायक होते हैं। उस ताकत को केंद्रीकरण करने के लिए नौकरशाह को पूरी ताकत दे दी जाती है। जनता चाहे पिस जाए, तमाम भ्रष्टाचार उसमें व्याप्त हो जाए, लूट हो जाए, पार्टी फंड के लिए पैसा वो इकट्ठा करे। आजकल ये कर रहे हैं नौकरशाह, बजाय कि उस राज्य की सेवा करने की जहां वो तैनात हैं, उस राज्य की जनता या केंद्र में अगर तैनात हैं तो देश के बारे में सोचने के बजाय उनकी सोच निहायत व्यक्तिवादी होती है। उन्हें मिली हुई ताकत का वो सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं। उन्हें मिली हुई जो शक्ति है उसके दुरुपयोग करके पूरा धन एकत्रीकरण करना इनका ये लक्ष्य रह गया है। भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों को, अगर तमाम मामलों को देखा जाए तो ऐसा कोई भी मामला नहीं बचेगा जिसमें राजनेता तो होते ही हैं लेकिन उसमें नौकरशाह का नाम ना आए। ऐसे कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, बगैर इनके मिलीभगत के नहीं हो सकता है। तो अगर भ्रष्टाचार को दूर करना है तो नौकरशाहों के ताकत पे, उनके दिए गए शक्ति पे, वहां कैसे धन का एकत्रीकरण हो रहा है, इस पे बिना नकेल लगाए हुए ये संभव नहीं हो सकता कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आर पार की लड़ाई कर सकें। और ये देश तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि इन नौकरशाहों को दी गए असीम ताकतों को, असीम अधिकारों, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे किसी भी बिंदु विषय पे कानून बनाने की ताकत हो। मतलब ड्राफ्टिंग तो यही करते हैं ना, संसद में पास होती है वो अलग बात है। तो जब तक इन्हें असीम अधिकार दिया जाएगा आर्थिक और प्रशासनिक, तब तक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आर पार की लड़ाई नहीं हो सकती है। देश का सही मायने में विकास नहीं हो सकता है। इसलिए पूजा खेतकर तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे तमाम पूजा खेतकरों की तलाश यूपीएससी को करना पड़ेगा। और यही नहीं, यूपीएससी में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर संभव हो तो इसे भंग करके नए ढंग से इस इकाई का देश हित में, लोकतंत्र के हित में गठन करना पड़ेगा, जिसमें सीमित अधिकार इनके पास हो। प्रशासनिक और आर्थिक ताकतों का जो अधिकार है उसे धीरे धीरे निचले स्तर में, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या निचले लेवल की जो बॉडी हो, उसमें वितरित करना पड़ेगा इनके असीमित अधिकारों को। जब तक इनमें दिए गए असीमित अधिकारों का वितरण नहीं होगा नीचे की ओर, भ्रष्टाचार अखंड होगा। हमें दिखेगा नहीं। हमें दिखता तो यही है कि हमारे पास वाला प्रधान ही सबसे भ्रष्ट है, मुखिया ही सबसे भ्रष्ट है भ्रष्टाचार। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकार 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार करते हैं, ये बहुत ही उसके सामने इनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार बहुत छोटा होता है। हम नहीं कह रहे हैं कि इनके भ्रष्टाचार को लीगलाइज करने की बात। इनकी भ्रष्टाचार भी तभी खत्म होगा जब ऊपर का भ्रष्टाचार खत्म होगा, जो असीमित है, जो विशाल है, जो देश को खोखला कर रहे हैं। तो ऊपर का भ्रष्टाचार जब खत्म होगा, नीचे का भी भ्रष्टाचार अपने आप खत्म होगा। क्योंकि ये भ्रष्टाचार का रोग
ऊपर से नीचे की ओर आया है। वो देखता है नीचे वाला कि ऊपर वाला खुद भ्रष्ट है, कोई कंप्लेन होगा तो हम उसको पैसा देके मैनेज कर लेंगे, और ऐसा होता ही है। हमने एक बार मनरेगा के लोकपाल के यहाँ आवेदन किया था, अपने यहाँ के मुखिया जिसे प्रधान भी बोलते हैं उसके खिलाफ में, तो लोकपाल उसका फेवर कर रहा था, खुलेआम फेवर कर रहा था, क्योंकि पैसा खाया होगा वो, तो वो भी जानता है नीचे वाला कि ऊपर वाले को हम पैसा खिला देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए यहां सिर्फ एक पूजा खेत करनी है, ये अमृतकाल का यूपीएससी है, जिसमें मोदी का गारंटी है कि भ्रष्टाचार करो शायद ही किसी को कुछ होगा। फर्जीवाड़ा करके आईएएस बनो, लेकिन बनो और हमारा पक्ष रखो। और दूसरा, फर्जीवाड़ा के अलावा जो लोभ है, भ्रष्टाचार है, घुसखोरी का, चाहे वो घुसखोरी ऑडी के रूप में क्यों न मिले, इस पे भी लगाम लगे। और यूपीएससी जो आईसीएस था पहले, आईएएस बना, उसका सही मायने में देसीकरण हो, भारत परस्तीकरण हो, लोक सेवा सेवक के रूप में वह वाकई रूप में वो आए, इसके ऊपर बहुत ही बड़ा काम करना पड़ेगा। इसमें आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर परिवर्तन संभव ना हो तो इसे खत्म करके नई व्यवस्था को जन्म देना पड़ेगा, व्यवस्था का परिवर्तन करना पड़ेगा। असली लड़ाई वह है साथियों। धन्यवाद।